Welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. I am Mr. Devesh, your physics faculty. As we have seen the syllabus of NDA Physics, जैसा कि हम NDA Physics का syllabus देख चुके हैं, हम strategies, approach और sample questions कर चुके हैं. अब हम कुछ extra PYQ previous year questions करने जाएंगे. 2023 का second exam जो था NDA का, उसके physics के जो question थे वो करने जाएंगे, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनका टाइप्स क्या हो सकता है, उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या हो सकती है, वैरायटी क्या हो सकता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए एंड एनए रिटर्न एग्जाम फिजिक्स 2023 का एनडीए का जो फिजिक्स का एग्जाम था उसके हम मतलब जो सेकंड एग्जाम था उसका हम फिजिक्स के क्वेश्चन ट्राई करेंगे. एनडीए एंड एनए सेकंड, फर्स्ट हम पहले कर चुके, तो हम जो 2023 का जो है सेकंड एनडीए का एग्जाम था उसके फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट becomes coming from the sun through trees is said to have suggested that light travels in a straight line. The particles on the path of light becomes clearly visible to us because आपको मालूम है लाइट बीम से जो लाइट आती है ट्रीज के आसपास से, उसको लगता है कि बिल्कुल लाइट, वो तो हमें पता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट ट्रेवल करती है. ठीक है, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, जो वहाँ पे पार्टिकल्स का पाथ है किसकी वजह से विजिबल होता है. डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज. डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर में वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे आइज में. डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आइज. डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर करते लाइट को हमारी आइज में. तो बेसिकली कहीं ना कहीं इनका जो पैथ विजिबल होता है ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे ही होता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है. डस्ट पार्टिकल से कुछ नहीं लेना देना, रिफ्लेक्ट नहीं करते, हमारे आइज में क्या करता है, स्कैटर करता है. ठीक है, कहीं ना कहीं फिर इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वो काम करता है, आपको भी मालूम है. The flash of lightning is seen before the thunderstorm is heard. It verifies that. आपको मालूम है बिजली जब कड़कती है तो बिजली पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है. रीजन क्या होता है, साउंड वेव ज्यादा ट्रेवल करता है कि लाइट से. नहीं, अगर लाइट से ज्यादा ट्रेवल करता है तो पहले आवाज आती फिर बिजली दिखती. ठीक है, लाइट एंड साउंड वेव ट्रेवल विद सेम स्पीड के साथ नहीं करते तो आवाज दोनों की सेम आती. इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश लाइटनिंग इज वेरी हाई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म के टाइम पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है लाइटनिंग की. नहीं, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड. लाइट जो होता है वो ट्रेवल से बहुत तेज फास्ट ट्रेवल करता है. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक हीटर इज V. क्या दे रखा है आपको, 220 वोल्ट. ठीक है, द करंट थ्रू इट इज I. क्या दे रखा है आपको, 0.5 एम्पियर. ठीक है, व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दें, V डैश को चेंज कर दें, क्या आ गया आपका 120 वोल्ट. पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही होता है, V इज इक्वल टू IR. ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो हमें मालूम, तो इससे पहले हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं. रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, भले हम वोल्ट, भले हम पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कर देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस तो वही रहेगा आपका. V इज इक्वल टू क्या होता है, IR. अगर आपको R निकालना है तो V क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, आपके करंट से. V क्या है आपका 220 और I क्या है आपका 0.5. ठीक है, तो चलो इसको हम बोर्ड पे ही करते हैं बेसिकली, यहाँ पर अगर जगह नहीं है उतनी तो. V क्या गिवन है आपको 220 वोल्ट. ठीक है, I क्या गिवन है आपको 0.5 एम्पियर. तो हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR. ठीक है, तो R क्या होगा आपका, वेल हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से किसको डिवाइड कर देंगे, करंट को, तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा. ये कितना था आपका 220 और ये क्या आपका 0.5. तो इसको हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 10.
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, रेजिस्टेंस क्या आ गया आपका 440 ओम, रेजिस्टेंस क्या आ गया आपका 440 ओम। तो इसको भी लिख लो साइड में। अब आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई 440 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस तो आपका सेम ही रहता है ना, रेजिस्टेंस जो है आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं सेम ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया 220 से क्या कर दिया हमने 120 वोल्ट कर दिया है, ठीक है। 220 से हमने क्या कर दिया 120 वोल्ट से, अब क्या होगा इसको चेंज करके देखते हैं। फॉर्मूला तो वही लगेगा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इस बार हमें क्या निकालना है, V मालूम है, V कितना है आपका 120 वोल्ट, ठीक है। इस बार भी कितना आपका सेकंड केस में जो V डैश है क्या था 120 वोल्ट, ठीक है। R निकल गया 440 ओम, ठीक है। आपको I निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो I क्या होगा, रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे V से डिवाइड, ठीक है। V क्या है 120, R क्या है 440, 0 से 0 हो गया, ठीक है। इसको आप करोगे तो क्या आएगा 2 6 12 11, तो लगभग 6/11, ठीक है। 6/11 के आसपास अगर इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, आप स्कोर करोगे तो क्या आएगा आपका 0 2 6 12 22 आएगा, यहाँ पे 22 कर लेना, ठीक है 22। लगभग अप्रोक्स क्या आएगा 0.27 के आसपास। जो आपका करंट का यूनिट है वो क्या है अप्रोक्स टू 0.27 के आसपास। हाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई थी वो लिखने में, डिट लिखने में, बाकी आपका आंसर सही आए 0.27। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 11 हो गया था लेकिन 22 कर देना उसको, वो गलती से यहाँ पे लिख दिया था 22, 11 लिख दिया था। तो अब करोगे इसको 6 से डिवाइड करोगे 60 से, पॉइंट लगा के 0 टू 2.7, तो आपका अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा सी 0.27, ठीक है। द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसके नीचे यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लगा होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, क्या वो कॉन्स्टेंटाइन होता है, नहीं टंगस्टन होता है, नहीं कॉपर होता है, नहीं क्या होता है निक्रोम। इसमें से जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना तो ये जो मेटल होता है ये हीट गर्मी करने देता है, गर्म होने लग जाता है वो, ठीक है। गर्म होने लग जाता है तो जिसकी वजह से जो आपका आयरन का सरफेस है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आप प्रेस करोगे तो सारा कपड़ा आपका ठीक हो जाएगा। तो निक्रोम जो मेटल होता है उसका लगाया जाता है, ठीक है। चीता 1.5 मीटर हाई, चीता की जो हाइट है 1.5 मीटर है, स्टैंड्स बिफोर अ प्लेन मिरर के पास होते हैं, फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल इमेज। एक वॉल पे ना प्लेन मिरर फिक्स है, ठीक है। चीता की जो हाइट है वो क्या है आप कह सकते हो 1.5 मीटर है, ठीक है 1.5 मीटर। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो चीता कैन व्यू हर इमेज फुल्ली। देखो जब अगर कोई दीवार पर आपका प्लेन मिरर है, आपकी हाइट पूरी कैसे दिखेगी, जब आपका आईज जब आपकी आंखें होंगी वो बिल्कुल आपके प्लेन मिरर के बीच में होगी। जब आपकी आंखें बिल्कुल प्लेन मिरर के बीच में होगी तभी आप अपनी पूरी हाइट देख पाओगे, पूरी हाइट। जब आपकी आंखें बिल्कुल प्लेन मिरर के बीचों बीच होगी तभी आप पूरा सराउंडिंग भी देख पाओगे, अपनी हाइट भी देख पाओगे। तो कहीं ना कहीं
सीता को जो खड़ा होना पड़ेगा वो कहाँ होना, उसकी आइज कहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल मिडल ऑफ द प्लेन मिरर, तभी तो अपनी पूरी हाइट देख पाएगी। उसकी हाइट क्या है 1/5, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, तभी तो उसकी जो इमेज होगी यहाँ तक पहुंचेगी। तो 1.5 का हाफ क्या होगा 0.75, आपका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, which one of the following graphs correctly represent current voltage variation in a rectangular piece of semiconductor wafer? रेक्टेंगुलर पीस का है सेमीकंडक्टर वेफर, उसमें आपको करंट और वोल्टेज का वेरिएशन बताना है। क्या वो यूनिफॉर्मली जाता है, नहीं। क्या वो नीचे की तरफ जाता है, नहीं। क्या वो नीचे घटता घटता जाता है, नहीं। वो कह सकते हो कि टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। आप कह सकते हो कि करंट और वोल्टेज का वेरिएशन जो होता है टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सी। जरूरी थोड़ी ना कि यूनिफॉर्मली बढ़े, अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर पॉइंट एक एक जैसे बढ़ता जाएगा, नहीं, वो नहीं पता। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्मली, हर केस में यूनिफॉर्मली नहीं होगा। हाँ, अगर हम वैल्यू आपकी करंट की कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज की भी ज्यादा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बाबा यूनिफॉर्मली ही बढ़े। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सी। Which one of the following is the usual unit of measurement of air pressure used in India? एयर प्रेशर जो इंडिया में यूज करते हैं, हम किससे नापते हैं, सेंटीमीटर से, इससे तो लेंथ नापते हैं। मिलीग्राम से वेट नाप सकते हो आप, मास। मिलीलीटर से वॉल्यूम नाप सकते हो आप। प्रेशर के लिए मिली बार, बार वर्ड यूज किसके लिए होता है, प्रेशर नापने के लिए। तो इंडिया में नापते किससे एयर प्रेशर, हम मिली बार से नापते हैं। ठीक है, Ram records the odometer reading of his car for the distance covered from 2000 km, the stand of his journey, and 20 अगर इसका देखोगे डिस्टेंस जो है एस जो है, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो 2000 था, जब जर्नी खत्म हुई तो 24,000 था। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, 2400 में से 2000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या आ गया आपका 400 किलोमीटर, ठीक है। टाइम क्या है 8 आवर, टाइम क्या है आपका 8 आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज डिस्टेंस क्या निकला आपका, एवरेज स्पीड की बात करूं मैं तो क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल क्या होगा टाइम, इसमें क्या होना चाहिए, एवरेज डिस्टेंस क्या हमारा 400, टोटल टाइम कितना लगा जाने में वहां पे 8 घंटा, ठीक है। काट दो इसको, क्या आ गया आपका, तो टोटल स्पीड जो थी उसकी गाड़ी की, एवरेज स्पीड जो थी उसकी गाड़ी की क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, अगर हमसे ये सेकंड में पूछता तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते, हमसे नहीं पूछा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें और में पूछा इसलिए हमने और में रहने दिया इसे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Miss Rani decides to convert her AC generator into DC generator. Which one of the following she would need to use? रानी जो थी उनको अपने AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट करना था, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती, रेक्टेंगुलर वाइल लूप की। रेक्टेंगुलर वाइल लूप से कन्वर्ट थोड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से इंटेंसिटी बढ़ सकती है, नंबर ऑफ आप कह सकते हो कि तेज हो सकता है रिवॉल्यूशन, लेकिन AC से DC कैसे होगा। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, स्लिप रिंग और ब्रशेस से अकेले, खाली स्लिप रिंग और ब्रशेस से AC से DC कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर जो होता है, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर जो होता है उसकी वजह से आप कह सकते हो कि AC जनरेटर जो होता है DC जनरेटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा के ऑब्जेक्ट्स को ढंग से वो नहीं देख पाता। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। इस डिफेक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो ढंग से देखने लगे। सबसे पहली बात, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ,
तो पावर इसकी कितनी है, अभी रमेश की पावर कितनी है, फोकल लेंथ क्या है 2 मीटर, ठीक है। तो अभी उसकी जो पावर है वो क्या है 0.5 डायोप्टर, पावर यूनिट क्या होती है डायोप्टर में, ये आपके प्लस में है, ठीक है, प्लस में है। लेकिन उसको अगर ढंग से देखने के लिए पावर का होना क्या जरूरी है, 0, उस पावर ना हो, सही देख लेगा वो। तो अगर ये प्लस में है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कितनी पावर होनी चाहिए 0.5, नहीं तब ज्यादा हो जाएगी ये, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 5.5 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं चलेगा। 0.2 नहीं, -0.2 नहीं आएगा, क्या -0.5। अगर इसको पावर को ठीक करना है, ठीक है, तो अगर मतलब ठीक करना है तो पावर में p डैश ऐड करके दोनों का आंसर क्या होना चाहिए 0, तभी तो ढंग से देख पाएगा, ठीक है। इसका कितना है 0.5, इसमें क्या लिख दो -0.5, माइनस का 0.5, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा 0, तो आपका सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, बी, माइनस का 0.5 डायोप्टर, ठीक है। Which one of the following statements are correct about electrical resistance and resistivity of a wire? Resistance और resistivity of wire के बारे में आपको correct statement बताना है। पहला स्टेटमेंट है both quantities depend on area of cross section of the wire। दोनों क्वांटिटी आपके एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है क्या, अगर आर की बात करो तो रो एल अपॉन में ए, वो आपके पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं करता, इनवर्सली करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की तो इसको ऊपर कर दो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को डिवाइड कर दो। हाँ रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं करता, तो बोथ बोला है, तो इसका मतलब कहीं ऑप्शन गलत है। बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, देखो रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर भी करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो होता है कहीं ना कहीं बढ़ेगा, वो भी रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, नहीं वो लेंथ ऑफ द एरिया प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनवर्सली किसके होता है लेंथ के, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली तो नहीं होता, डायरेक्टली किससे होता है एरिया के होता है, लेंथ के नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपको खाली दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन कौन सा है 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 2 4 नहीं, आपका होगा सी वाला 2 1 3, ठीक है। When a liquid is heated up to a certain temperature, which one of the following situation would correspond to the boiling point, boiling of the liquid? एक लिक्विड को जब हीट करा जाता है सर्टेन टेम्परेचर तक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड कॉरेस्पॉन्ड, बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड के कौन सा सिचुएशन जो होगा कॉरेस्पॉन्ड करेगा। व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एयर प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल प्रेशर से इक्वल हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, ठीक कॉरेस्पॉन्ड करेगा, नहीं। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स हायर देन वेपर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर से हायर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी नहीं। When atmospheric pressure becomes less than vapor pressure, जब atmospheric pressure जो होगा vapor pressure से बहुत कम हो जाएगा तो बहुत कम टेम्परेचर से ही वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। When atmospheric pressure becomes equal to vapor pressure, जब आपका atmospheric pressure vapor pressure के इक्वल हो जाएगा तब बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, हाँ ये वाला आपका सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। An iron nail sinks in water whereas an iron ship floats. Which one of the following statement correct in this regard? बोला गया है आयरन नेल कील जो होता है वो पानी में डूब जाता है, ठीक है, लेकिन आयरन की शिप होती है वो तैरने लग जाती है, ऐसा क्यों। एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, अगर एवरेज डेंसिटी शिप की पानी से ज्यादा होगी तो वो तो डूब जाएगी ना, लेकिन वो तैरती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, एवरेज डेंसिटी जो होती है कील की आयरन नेल की वो वाटर से ज्यादा होती है, हाँ तभी तो नीचे डूब जाती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, शिप की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है क्या, हाँ कम होती है तभी तो पानी के ऊपर तैरता है वो।
एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। एवरेज डेंसिटी अगर शिप की पानी के बराबर होती है क्या? नहीं, तब वो सबमर्ज होता है, आधा डूबा हुआ आधा ऊपर, ये भी नहीं। तो दो स्टेटमेंट आपका सही है। 2 and 3 कौन सा? एवरेज डेंसिटी जो होती है नेल की ज़्यादा होती है और एवरेज डेंसिटी जो होती है शिप की वो कम होती है पानी से, ठीक है। 2 and 3 वाला कौन सा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। Which one of the following arrangement of resistors offers minimum effective resistance from point x to y? आपको इन चारों का ही पता करना है, सबसे मिनिमम किसका है? सबसे मिनिमम वैसे तो पैरेलल वाले का सबसे मिनिमम होता है, लेकिन निकालते हैं, सबसे नीचे वाले से निकालते हैं। ये सीरीज में लगा हुआ है, रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका क्या हो जाएगा? एक एक एक, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे तो सीरीज में है 1 प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा? 2 ओम, क्योंकि सीरीज में। इसका अगर आप देखो कि पैरेलली है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम, अगर दोनों का एलसीएम लगोगे तो 3 आएगा 2, 1/r होता है ना ये, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो उसका r क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? 3/2। इसका देखोगे 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 ही होगा ना, ठीक है। ऊपर अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका रेजिस्टेंस क्या है आपका? 3/3, इसको मतलब 1/r 3/3, इसको ऊपर भी करोगे तो भी वैल्यू यही रहेगी। r करके क्या आ गया? 1, r की वैल्यू क्या आ गई? 1। अच्छा, सबको कंपेयर करो, सबसे ज्यादा किस में है? 3, सबसे ज्यादा किसका है? d का, उससे कम किसका है? C का, उससे कम किसका है? 3/2, 3/2, 1.5 कह सकते हो आप इसे। उससे कम किसका है? B का। सबसे कम किसका है? A का। क्या पूछा गया हमसे? सबसे मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका है? तो वो है आपका A का, ठीक है, जिसका आंसर क्या है? 1 ओम, ठीक है। What will happen if a collection of positive and negative charges are passed at a high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of charges? Assume that both charges are not going to recombine. बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पास थ्रू अ हाई स्पीड मैग्नेटिक फील्ड। हाई स्पीड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके डायरेक्शन के क्या? परपेंडिकुलर है, इन दोनों के डायरेक्शन के क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। Assume that both of charges not going to recombine, ये चार्ज आपके रिकम्बाइन नहीं करेगा, तो इन पे क्या असर होगा? बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल स्टॉप मूविंग, क्या ये दोनों मूव करना कम कर देंगे? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है तो मूव कभी बंद नहीं करेंगे वो। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल सेपरेट आउट, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, क्या देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज विल स्टॉप, पॉजिटिव वाला रुक जाएगा लेकिन नेगेटिव वाला फ्लो करता रहेगा, नहीं, दोनों ही आपके चलते रहेंगे। बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल कीप मूविंग इंटरप्टेड, वो अनइंटरप्टेड होकर के चलते रहेंगे क्या? देखो ऐसा तो नहीं है कि अनइंटरप्टेड होकर चलते रहेंगे, इंटरप्ट तो वो होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का असर तो पड़ेगा उनके चार्ज पे, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप देखो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल सेपरेट आउट, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, इंटरप्टेड होंगे ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई ना कोई उस पर इंटरप्शन करेगा चार्जेस के ऊपर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, ठीक है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड एज, एक पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब किया गया है y इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, फोर्स आपको बताना है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है ग्रेविटेशन के टर्म्स में? mg होता है, चाहे इसमें लिखा हो ना लिखा हो ये तो आपको मालूम ही होता है। फोर्स क्या होगा? m du by dt,
अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा यहाँ पर चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है du बाई dt, तो ये चेंज हो ना इनिशियल वेलोसिटी, आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हम कभी भी y वर्ड तो यूज करेंगे नहीं। अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप इसमें देखोगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका फोर्स की वैल्यू क्या होगी mg, फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी mg, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें बी। एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन है, लेंथ है आपका 40, ब्रेथ है 20, हाइट है आपका 10, ठीक है। विद इट्स साइड डायमेंशन ऑफ 20, इसको टेबल पे रखा गया, ठीक है, टेबल टॉप पर रखा गया। पहले जो डायमेंशन पे रखा गया किस पे रखा गया 20 इंटू 10 लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट को। एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का जो होता है एरिया रेक्टेंगल ही होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू, पहले केस में 20 इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो इसने इसने आंसर मीटर में नहीं पूछा, तो कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बी वाला क्या है, डायमेंशन क्या क्या रखेंगे 10 और 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 40 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो ठीक है। सी है आपका 40 इंटू 20, सी क्या है आपका 40 इंटू 20, तो करीब करीब आ गया आपका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। The pressure exerted by wooden block on the table top is A. P1 क्या exert, पहला वाला क्या कर रहा है PA, दूसरा वाला क्या कर रहा है PB, तीसरा डायमेंशन क्या कर रहा है PC। The pressure pressure क्या होता है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एरिया सबसे कम होगा, एरिया सबसे कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। सबसे कम एरिया किसका है ए वाले का, तो सबसे प्रेशर ज्यादा किसका होना चाहिए ए वाले का, ठीक है। ये बराबर होंगे क्या, नहीं, पीबी का ज्यादा है, नहीं, उसका आपका एरिया ज्यादा, उसका एरिया क्या है आपका ज्यादा है, तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा कम, ये भी नहीं, इसमें भी गलत दिखा रहा है। तो अगर आपको मालूम है प्रेशर जो होता है वो क्या होता है फोर्स, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एरिया के। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे रहिए। अगर इसका एरिया कम है ए वाले का तो ए वाले पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ये वाला ठीक है। फिर किसका बी वाले का तो बी वाले पे होगा, फिर किसका सी वाले का तो सी वाले पे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें ए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, फोर्स अपॉन एरिया के बेस के ऊपर है। Which one of the following graphs represent the equation of motion v is equal to u plus at? इसका क्या मतलब है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, स्टार्टिंग की कुछ है, ओरिजिन से नहीं जाना चाहिए, तो इसको तो पहले काट दो। Where all quantities are नॉन जीरो, जितने भी क्वांटिटीज है नॉन जीरो है, मतलब u की वैल्यू भी नॉन जीरो है, मतलब जीरो से तो नहीं जाना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है आपका डिस्टेंस जो है टाइम के साथ साथ कम हो रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। डिस्टेंस जो है टाइम के साथ साथ थोड़ा बढ़ रहा है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर आप ये वाला देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है, ठीक है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ एक स्लोप बना करके बढ़ रहा है। स्लोप का क्या मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ये थ्रू आउट क्या बढ़ रहा है यूनिफॉर्म। लेकिन जरूरी है क्या कि हर बार यूनिफॉर्म ही बढ़ेगा, जब v की u की a की t की वैल्यू हमें इन सबका रेशो हमेशा बराबर इक्वल आएगा क्या, नहीं, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, लेकिन वो टाइम के साथ साथ बढ़ते रहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसमें से क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। Which one of the following statements is true for sound wave propagating in air? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है साउंड वेव जो प्रोपेगेट करता है एयर में। साउंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। साउंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या, नहीं, इसको मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होगा, इसको काट दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला तो ऑप्शन ही काट दो दोनों।  इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या, नहीं, इसको मीडियम की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होगा, इसको काट दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला तो ऑप्शन ही काट दो दोनों।
साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एट लॉन्गिट्यूडनल नेचर। साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है नेचर में या ट्रांसवर्स होता है? अगर अब मैं बात करूं साउंड की, तो इसकी कंप्रेशन रेशियो फिर कभी जाकर के ढीला हो जाता है, फिर कंप्रेशन रेशियो पास में हो जाता है। कहीं ना कहीं इसका नेचर कैसा होता है? पैरेलल होता है ना, तो किस नेचर का होगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो मैकेनिकल वेव भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है। ट्रांसवर्स किसका नेचर होता है? लाइट का हो सकता है, साउंड का नहीं होता लाइट। ठीक है, साउंड का नहीं होता ट्रांसवर्स। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा इसमें? बी। ठीक है। A 100-gram sphere is moving in velocity with 20 meters per second and collides with another sphere of mass 50 gram. 50 gram. If the second sphere was at rest to the collision and the first sphere comes at rest immediately after the collision, considering the collision to be elastic, the speed of second sphere would be, स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10 मीटर पर सेकंड के, 20 मीटर पर सेकंड के, 30 मीटर पर सेकंड के, या 40 मीटर पर सेकंड के? बताओ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? बताओ। हंड्रेड ग्राम आपका स्फीयर है, कहीं ना कहीं आपका कौन सा है? इलास्टिक है। ठीक है, नेचर में कैसा है आपका? इलास्टिक नेचर का है। तो स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए इसकी? बताओ मुझे। अगर आप निकालोगे, आपको मालूम है अगर एक के बाद एक ये कोलिजन पे रुक जाता है तो कहीं ना कहीं इनके मास में उतना कुछ डिफरेंस होगा नहीं। मास अगर इसका सेम होगा तो एक रेस्ट पे आ जाएगा, एक चलने लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा क्या? सॉल्व करके देखते हैं इसको हम एक बार। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए? 40 मीटर पर सेकंड के आसपास आना चाहिए इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करते तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 40 मीटर के आसपास। अगर आप इलास्टिसिटी नेचर के फॉर्म में करोगे, सेकंड स्फीयर का आपका अपने आप ही जो निकलेगा, क्या निकलेगा? 40 मीटर पर सेकंड। Which one of the following optical phenomena supports that light is transverse in nature? लाइट आपका ट्रांसवर्स होता है नेचर में, कौन बताता है कि लाइट आपका नेचर में कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, आपका लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता। ठीक है, तो कौन बताता है? वो बताता है आपका रिफ्लेक्शन बताता है क्या? नहीं। डिफ्रैक्शन बताता है क्या? नहीं। इंटरफेरेंस बताता है क्या? नहीं। वो बताता है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बताता है कि आपका जो लाइट होता है वो एक टाइप का क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? इन चारों में से मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है? प्लास्टिक अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं। कार्बन नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील नहीं। अगर आप ब्लेड को भी चिपका के देखोगे तो नहीं करेगा, एल्यूमिनियम भी नहीं करेगा, कार्बन भी अट्रैक्ट नहीं होगा, प्लास्टिक भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कुछ नहीं हो रहा, ना 1 ना 2 ना 3, आएगा आपका नन। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट PYQ था 2023 एनडीए के जो हमने फिजिक्स के एग्जाम देखे, जो 2023 का सेकंड एग्जाम था एनडीए का, उसमें से ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इससे आपको मालूम चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।